मूवी की स्टार्टिंग होती है हमें एक फैमिली दिखाते हुए जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे होते हैं। कार में फादर और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। वो सब शॉपिंग करके घर लौटते हैं और उनकी बेटी देखती है कि उसकी पेट बर्ड मर रही है। ये देखकर माँ और फादर घबराए हुए थे और उनकी आंखों में डर नजर आ रहा था। तभी माँ और फादर सेलर में जाते हैं, जहाँ पर हम एक दबा हुआ ब्लैक पिरामिड को देखते हैं। बाजू में उस पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता था, जिसके जरिए वो नीचे जाते हैं, जहाँ पर एक ब्लैक कलर का ताबूत रखा हुआ था। गैस ये ताबूत एक बेसल रॉक से बना होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वल्कोनिक स्टोन है, जो लावा के ठंडे होने के बाद बनता है। वो आदमी अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या वक्त आ चुका है, जिस पर वो ताबूत को चेक करने को कहती है। वो दोनों ताबूत को चेन की हेल्प से थोड़ा ओपन करते हैं, जिसके अंदर एक मम्मीफाइड बॉडी थी। वो आदमी अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या वो जाग गया है, जिस पर वो कहती है कि वो नहीं जागा है, जिससे वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। लेकिन तभी मम्मी में मूवमेंट होती है और वो मम्मी उन्हें देखती है, जिससे वो लेडी डर जाती है। तभी सुपर नेचुरल फोर्स चेन के हुक को उस आदमी के हलक में घुसा देती है और उसे हवा में लटका देती है, जिससे वो मर जाता है। और उसकी वाइफ डरी से ये देख रही होती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है इजिप्ट के कायरो पर, जहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। जिसमें हस्बैंड का नाम चार्ली था, जो एक इन्वेस्टिगेटिव टीवी रिपोर्टर था, और उसकी वाइफ का नाम लेरिसा था, जो प्रेग्नेंट थी, और उनकी बड़ी बेटी का नाम केटी और छोटे बेटे का नाम सेबेस्टियन था। वो फैमिली एक हंसती खेलती फैमिली थी। केटी अपने फादर चार्ली को मोर्स कोड में कम्युनिकेट करना सिखाती है। एक दिन लेरिसा काम पर थी और चार्ली घर पे बच्चों के साथ उनका ख्याल रख रहा था। तभी चार्ली को न्यूयॉर्क से फोन आता है कि उसे जॉब मिल गई है। उसी वक्त बाहर केटी गार्डन में खेल रही होती है। तभी फैंस के पास एक लेडी आती है, जो और कोई नहीं वही औरत थी जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। केटी उसे पूछती है कि लैला कहाँ है। केटी लैला की दोस्त थी, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो उसकी माँ है और वो अपने आप को मैजिशियन बुलाती है और केटी को छोटी मोटी ट्रिक दिखाती है। तभी केटी अंदर जाने लगती है, लेकिन मैजिशियन उसे रोकती है और कहती है कि वो उसके लिए अपने गार्डन से एक स्वीट एप्पल लेकर आई है, जो कैंडी से भी ज्यादा मीठी है। केटी उस एप्पल को ले लेती है। तभी मैजिशियन को चैंटिंग करने लगती है और उस एप्पल में से एक इंसेक्ट निकलकर केटी के मुंह में घुस जाता है, जिससे वो चौंक होने लगती है। वहीं चार्ली इन सबसे बेखबर अपनी वाइफ को उसके न्यू जॉब के बारे में बताता है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी चार्ली की नजर केटी के डॉल हाउस पर पड़ती है, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडी के रैपर्स रखे थे, और इस बारे में केटी ने सिर्फ सेबेस्टियन से बताया था। लेकिन केटी के मना करने की वजह से सेबेस्टियन ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था कि गार्डन में उसकी एक फ्रेंड आती है, जो उसे कैंडी देती है। ये सुनकर चार्ली शॉक हो जाता है और वो केटी को चेक करने के लिए गार्डन में आता है। लेकिन वो मैजिशियन फेंस को तोड़कर केटी को किडनैप करके ले जाती है। चार्ली केटी को हर जगह ढूंढने लगता है। तभी वो उस मैजिशियन को केटी को ले जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन रेत के तूफान की वजह से वो उस औरत को पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद चार्ली और लेरिसा पुलिस स्टेशन में केटी के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं। वहाँ पर हमें डाले जाकी नाम की इंग्लिश स्पीकिंग जूनियर डिटेक्टिव को देखते हैं, जो इस केस पर काम करती है। लीड डिटेक्टिव चार्ली और लेरिसा पर ही शक करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया होगा और अब उस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी लाइफ के ज्यादातर केसेस में ऐसे ही हुआ था। लीड डिटेक्टिव की बात पर चार्ली बहुत भड़कता है। ऐसे ही 8 साल गुजर जाते हैं और केटी का कुछ पता नहीं चलता है, और चार्ली और लेरिसा आज तक अपनी बेटी को भुला नहीं पाए हैं। चार्ली और उसकी फैमिली अब न्यू मैक्सिको में रहते थे। हम देखते हैं कि सेबेस्टियन अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, और जब केटी किडनैप हुई थी तब लेरिसा प्रेग्नेंट थी, तो उसकी एक लड़की हुई थी जिसका नाम मॉड था। वो सब लेरिसा की माँ कार्मेन के साथ रहते थे, जो एक कैथोलिक थी। लेरिसा ने आज भी अपनी बेटी केटी की हर एक चीजों को उसके कमरे में संभाल के रखा हुआ था। उसके बाद सीन आसमान का दिखाते हैं, जहाँ पर एक टीनेजर अपनी साइकिल की चेन चढ़ा रहा होता है। तभी उसके पीछे हम एक प्लेन को क्रैश होते हुए देखते हैं। तेज धमाके की आवाज सुनकर वो लड़का क्रैश साइट पर जाकर देखता है कि उस प्लेन के दोनों पायलट मर चुके हैं। ये देखकर वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। तभी वो वहाँ पर उसी ताबूत को देखता है, जो उस प्लेन में था। इस क्रैश की खबर अथॉरिटीज को मिलती है और इस ताबूत को आर्कोलॉजिस्ट अपनी लैब में जाकर चेक करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट इस ताबूत के बारे में सर्च करते हैं कि ये ताबूत 3000 साल पुराना है, और इतने बड़े क्रैश के बावजूद उस ताबूत को एक खरोच तक नहीं आई, और उन्होंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। तभी वो ताबूत को खोलते हैं, जिसमें एक मम्मी थी। वो पर्चमेंट एंसेंट इंस्क्रिप्शन से लिपटी हुई थी। जैसे आर्कोलॉजिस्ट कुछ पर्चमेंट निकालने लगते हैं, तभी वो मम्मी जिंदा हो जाती है। और गाइस, वो मम्मी और कोई नहीं केटी थी। और तभी उसके मुंह से वही इंसेक्ट निकलता है, जो एप्पल के अंदर से निकल के उसके मुंह में चला गया था। सोचने वाली बात ये थी कि 8 साल तक केटी इस ताबूत में बिना खाने पीने, हवा और सनलाइट के जिंदा कैसे थी। दूसरी तरफ चार्ली और लेरिसा के बच्चे उनसे नाराज थे, क्योंकि वो कभी भी बाहर घूमने नहीं जाते थे, और इनफैक्ट उन्हें याद भी नहीं था कि वो आखिरी बार घूमने कब गए थे।
चार्ली और लेरिसा को डर था कि केटी की तरह वो सेबेस्टियन और मॉड को भी ना खो दे, लेकिन चार्ली और लेरिसा इस बार अपने बच्चों के लिए उन्हें पिज्जा खाने के लिए लेकर आते हैं। तभी चार्ली और कायरो से यूएस एम्बेसी का कॉल आता है कि उनकी बेटी केटी मिल चुकी है। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो दोनों अपनी बेटी से मिलने कायरो जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है कि वो जो देखने वाले हैं उसके लिए वो प्रिपेयर रहे। डॉक्टर बताते हैं कि केटी एक्सटेंसिव डर्माट्रोमा से सफर कर रही है। कम लाइट और एक्सट्रीम मल न्यूट्रिशन की वजह से वो डीप कैटाटोनिक स्टेट में है और वो अपने आप को या फिर किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने उसे हैवी सेडेटिव पर रखा हुआ है और चार्ली लेरिसा को अपने इमोशन पर काबू करके उसे मिलना होगा। उसके बाद वो दोनों केटी से मिलते हैं, जिसकी हालत सच में बहुत खराब थी और वो नॉर्मल नहीं दिख रही थी। उसकी स्किन बहुत अजीब सी दिख रही थी और नाखून बहुत बड़े हो गए थे और उसके चेहरे पे स्क्रैचेस थे जो केटी ने खुद किए थे। डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि वो केटी को घर ले जाकर उसकी देखभाल करें, जहाँ पर वो जल्दी रिकवर हो सकेगी। चार्ली और लेरिसा अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी थे। दूर खड़ी जाकी भी उन्हें देख रही थी, जो केटी के केस में इंचार्ज थी। जैकी उन दोनों से बताती है कि केटी उन्हें कहाँ मिली। तभी चार्ली उसे पहचान लेता है कि वो वही है जिसका मानना ये था कि उसने अपनी बेटी के साथ कुछ किया है। जैकी कहती है कि ये मानना उसका नहीं बल्कि उसके सीनियर ऑफिसर का था जो मर चुका है। जैकी उनसे कहती है कि वो पता निकाल कर रहेगी कि उनकी बेटी को कौन लेकर गया था और उसके साथ 8 साल पहले क्या हुआ था। उसके बाद चार्ली लेरिसा केटी को लेकर घर आते हैं। सेबेस्टियन केटी को देखकर शौक में था और मॉड जो अपनी बहन से फर्स्ट टाइम मिल रही थी, इसलिए उसे देखकर वो एक्साइटेड थी। चार्ली और लेरिसा केटी को व्हील चेयर में बिठाकर सीढ़ियों से खींचते हुए ऊपर केटी के कमरे में लेकर जाते हैं। तभी कार्मेन केटी के लिए प्रे करने लगती है। तभी वो अपने सर से कार्मेन की नाक को तोड़ देती है और वो अजीब तरह से हरकत करती है। तभी उसे शांत करने के लिए लेरिसा उसे सेडेटिव देती है, जिससे वो शांत हो जाती है। रात में हम चार्ली को देखते हैं जो पर्चमेंट इंस्क्रिप्शन वाली फोटो को स्टडी करता है, जिससे केटी ताबूत में लिपटी हुई थी। चार्ली जानना चाहता था कि इन 8 सालों में उसकी बेटी के साथ हुआ क्या था। उसके बाद चार्ली केटी के कमरे में जाता है जहाँ पर केटी नहीं थी और वो लेरिसा से पूछता है कि केटी कहाँ है। तभी सेबेस्टियन और मॉड को दीवार के अंदर से कुछ आवाजें आती है, तो उसी पर चार्ली और लेरिसा भी वहाँ आते हैं और सेबेस्टियन उनसे बताता है कि वॉल के अंदर से उन्हें आवाज आ रही है। केटी घर के वॉल के वेंट के अंदर यहाँ वहाँ भागती है। चार्ली और लेरिसा उसका पीछा करते हैं। तभी केटी को वहाँ पर एक बिच्छू मिलता है जिसे वो खाने लगती है। ये देखकर चार्ली और लेरिसा उसे जबरदस्ती उल्टी करवाते हैं और ये सब बाहर डरा सहमा सेबेस्टियन भी देख रहा होता है। अगली सुबह चार्ली बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए निकलता है और वहाँ पर क्यूटीज को देखते हैं जो अक्सर वहाँ आया करते थे, लेकिन आज वो कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। बच्चों को स्कूल छोड़ के चार्ली घर आता है और घर की वॉल के वेंट को लॉक कर देता है ताकि केटी दोबारा से वहाँ ना जाए। तभी उसी बाद चार्ली कारपेट के नीचे फ्लोर पर कुछ चिपचिपी सी चीज को देखता है जिससे फ्लोर की लकड़ी गल रही थी। उसके बाद हम लेरिसा और कार्मेन को देखते हैं जो केटी को साफ करते हैं। तभी लेरिसा केटी के नाखून को काटती है जो काफी बड़े हो गए थे, लेकिन जैसे लेरिसा केटी के अंगूठे के नाखून को काटती है तभी नाखून के साथ उसकी स्किन निकल जाती है और तभी केटी लेरिसा और कार्मेन पर अटैक करके वहाँ से भागती है और चार्ली उसका पीछा करता है और देखता है कि वो नुकीली चीज से अपने पैर पर बार बार मार रही है। वो उसे सेडेटिव से कंट्रोल करके रोकते हैं और उसके पैर की पट्टी करते हैं। तभी चार्ली लेरिसा से कहता है कि कुछ वक्त के लिए उन्हें केटी को कहीं दूसरी जगह पर रखना चाहिए, जिसमें लेरिसा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो कहना क्या चाहता है कि क्या वो अपनी बेटी का घर पर ख्याल नहीं रख सकती। चार्ली कहता है कि उसका कहने का ये मतलब नहीं था। लेरिसा कहती है कि केटी कहीं नहीं जाएगी, वो उनके साथ रहेगी। लेरिसा को चार्ली पर गुस्सा आता है और वो कहती है कि वो अपनी बेटी का ख्याल रखने के बजाय पास्ट में अटका हुआ है और ये जानना चाहता है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। लेरिसा इनडायरेक्टली कहती है कि उनकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसके लिए चार्ली जिम्मेदार है, क्योंकि उस दिन वही बच्चों के साथ था जब केटी किडनैप हुई थी। तभी चार्ली कहता है कि जिस दिन केटी गायब हुई थी वो उस दिन घर पर था, लेकिन बाकी दिनों में तो वो घर पर थी, तो उसे इस बात की खबर कैसे नहीं हुई कि उनकी बेटी का एक सीक्रेट फ्रेंड उसे रोज कैंडी देता था। उसके बाद लेरिसा केटी के पास जाती है और उसे कुछ बोलने को कहती है, लेकिन तभी केटी उस पर थूकती है। उसके बाद चार्ली बाथरूम में जाकर केटी के व्हीलचेयर को उठाता है, जहाँ पर वो केटी की स्किन को देखता है जिस पर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। चार्ली उसे उठाकर कमरे में ले जाता है, जिससे वो कई लेयर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन निकालता है और उन पर एंशियंट लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और उस पर क्या लिखा हुआ था इसका पता लगाने के लिए चार्ली आर्कोलॉजी प्रोफेसर विक्सलर के पास जाता है और उसे इंस्क्रिप्शन की फोटोज दिखाता है और उसे ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। प्रोफेसर कहता है कि ये एंशियंट में लिखा है और ये 3000 साल पुराना है, जब जीसस भी नहीं थे। उसी रात चार्ली अपनी बेटी के पास बैठा होता है और उसे सॉरी बोलते हुए रोता है, क्योंकि आज केटी की जो हालत थी चार्ली कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार खुद को मानना था, क्योंकि अगर वो उस दिन उसका ध्यान रखता तो ऐसा नहीं होता। तभी केटी बहुत अजीब तरह से अपने दांतों को बजाने लगती है। पहले चार्ली को लगता है कि केटी ऐसे ही सब कर रही है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि केटी जिस तरह से अपने दांत को बजा रही है असल में वो एक मोर्स कोड है। चार्ली तुरंत केटी के दांत बजाने के पैटर्न को नोट डाउन करता है और केटी के बॉक्स में पड़े मोर्स कोड के पेपर से चार्ली पता लगाता है कि केटी बार बार किसी लैला का नाम ले रही है और ये बात चार्ली जाकी को बताता है। जाकी कहती है कि इजिप्ट में बहुत सारी लैला नाम की है, उसे लैला का पूरा नाम चाहिए होगा।
जैकी चार्ली से कहती है कि उनके कलीग्स और फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जिसका नाम लेला हो, या फिर कोई ऐसा जिसने केटी के मिसिंग होने के बाद उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो। तभी चार्ली को कुछ याद आता है और वो एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स थे। जब केटी मिसिंग हुई थी तो लोगों ने उन्हें ये लेटर्स दिए थे। चार्ली एक एक करके उन सारे लेटर्स को खोलकर चेक करता है। तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें वही कैंडी की पिक्चर ड्रॉ थी और वो लेटर लैला खलील ने भेजा था। उस कार्ड के अंदर लिखा था कि वो बहुत दुखी है और वो नहीं चाहती थी कि केटी के साथ ऐसा हो। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसी वक्त मॉड को टॉयलेट लगता है और वो अपने कमरे से बाहर आती है और केटी के रूम की तरफ डरते हुए देखकर जल्दी से टॉयलेट कर वापस अपने कमरे में जाने लगती है। तभी वो केटी को गाते हुए सुनती है। मॉड केटी कमरे के पास जाती है। केटी बोल रही होती है और ये बात मॉड अपनी माँ को बताने जाती है, लेकिन केटी उसे रोकती है और कहती है कि वो मॉम को सरप्राइज देगी। केटी उसे कहती है कि वो उसे जानना चाहती है और उसे ढेर सारी बातें करना चाहती है। तभी केटी डेमोनिक आवाज में मॉड से कहती है कि वो उसे टेस्ट करना चाहती है और तभी वो अपनी जीभ से उसके पैर को टेस्ट करती है। ये देखकर मॉड डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केटी उसे हवा में उठाती है और कुछ डेमोनिक चैंटिंग करने लगती है और उसे दरवाजे के पास लाती है और मॉड को पजेस कर लेती है। उसके बाद चार्ली जैकी को लैला खलील का नाम बताता है और उसे लेटर की फोटो भी भेजता है। जाके लैला खलील नाम को सर्च करती है और देखती है कि लैला खलील नाम की बहुत सारी लेडी है। तभी जाके लेटर के स्टैम्प से पता लगाती है कि ये लेटर आसमान से आया है, क्योंकि वहाँ पर 80 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक ही पोस्ट ऑफिस है। जाके इन सब चीजों के बारे में सर्च करती है और तभी उसे पता चलता है कि आसमान के डेजर्ट के बीचों बीच एक नेक्टेरियन फ्रूट का फार्म है। ये देखकर जाके तुरंत प्लेन क्रेज वाले फोटोज को जाकर देखती है जिसके अंदर से उन्हें केटी का ताबूत मिला था और उस क्रेज साइड पर भी नेक्टेरियन फ्रूट दिखा था और इससे जैकी को शक हो जाता है कि वो किडनैपर उसी जगह रहता होगा जिसने केटी को किडनैप किया था। दूसरी तरफ चार्ली प्रोफेसर बिक्सर से मिलने जाता है जो इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट कर चुका था। प्रोफेसर कहते हैं कि ये लैंग्वेज 3000 बीसी से पहले की यानी बहुत पुरानी है और ये इंस्क्रिप्शन किसी बड़े सेरेमोनिक बाइंडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है और जो 7 इंस्क्रिप्शन के फोटो चार्ली ने प्रोफेसर को दिए थे उसमें एक वर्ड बार बार रिपीट हुए हैं जो है नासमरेनियन। चार्ली पूछता है कि ये नासमरेनियन क्या है। तभी प्रोफेसर एक रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं जो एक इंटरनेशनल लेक्चर एंशिएंट इजिप्शियन टर्मिनोलॉजी पर था। रिकॉर्डिंग में नरेटर बताता है कि नस्मरेनियन एक ऐसा डीमन था जो इंसानों के बीच में शैडो की तरह रहता था। ये डीमन बाप बेटों को लड़वा सकता था, माँ को अपने ही बच्चों को दफन करवाने पर मजबूर कर सकता था और इसलिए नस्मरेनियन को डिस्ट्रॉय ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी भी कहा जाता है। नस्मरेनियन एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाता एक सोल के सिकनेस की तरह जो कैंसर की तरह फैलता था और पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देता था। लेकिन 2000 बीसी के वक्त नस्मरेनियन का आतंक खत्म हो गया और उससे रिलेटेड कोई इंसिडेंट या फिर स्टोरी सामने नहीं आई और रूमर ये फैल गए कि नस्मरेनियन को एंशिएंट ममिफिकेशन रिचुअल के थ्रू ट्रैप कर दिया गया है। ये सब सुनकर चार्ली शौक में था। उसे लग रहा था कि केटी की हालत के पीछे नस्मरेनियन तो नहीं। दूसरी तरफ जाकी आसमान के उस डेजर्ट वाले एरिया को चेक करने जाती है जहाँ पर डेजर्ट के बीचों बीच एक घर बना था और चारों तरफ फार्म था। जैकी उस घर में जाती है जहाँ पर कोई नहीं था और ये वही घर था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था जहाँ पर मैजिशियन और उसकी फैमिली रहती थी। जैकी पूरे घर को चेक करती है तभी उसे वहाँ वो सेलर मिलता है जिसके अंदर वो ब्लैक पिरामिड था। जैकी को पिरामिड के नीचे जाने वाला रास्ता भी मिल जाता है और वहाँ पर रखे सामान और चीजों को देखकर वो समझ जाती है कि वो ताबूत यहीं पर रखा था। जैकी वापिस ऊपर आ जाती है। उसी पर कार चलाकर मैजिशियन भी घर आ जाती है और जैकी को देखती है। जैकी उस पर गन पॉइंट करती है और उसे सरेंडर करने को कहती है, लेकिन तभी मैजिशियन एक बड़ा सा चाकू लेकर जैकी पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी जैकी उसे शूट कर देती है। जैकी उससे पूछती है कि उसने केटी के साथ क्या किया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जैकी को देखकर वो वहाँ से भागने लगती है। जैकी भी उसका पीछा करती है। तभी वो लड़की क्लिफ पर जाकर कुछ खोदने लगती है। तभी जाकी वहाँ आती है, उसे हाथ ऊपर करने को कहती है और तभी वो उस लड़की के हाथ में एक बॉक्स को देखती है। जैकी उसे पूछती है कि क्या वो लैला खलील है, जिस पर वो हाँ में सर हिलाती है और वो वही लैला खलील थी जो केटी की दोस्त थी और वो मैजिशियन की बेटी भी थी। जैकी इस बॉक्स को खोलती है जिसके अंदर केटी के नाम का एक वीडियो कैसेट था। दूसरी तरफ मोड को देखते हैं जिसका बिहेवियर चेंज हो गया था। वो अपने टीचर को गाली बकती है जिस वजह से चार्ली को स्कूल बुलाया जाता है। चार्ली मोड और सेबेस्टियन को लेकर घर आने लगता है। इसी बीच मोड अपने भाई को मिडिल फिंगर दिखाती है और गंदे इशारे करती है। मोड का ऐसा बिहेवियर देखकर उन्हें अजीब लगता है क्योंकि मोड ऐसी बच्ची नहीं थी। दूसरी तरफ कार्मेन केटी के रूम में उसके लिए प्रे कर रही होती है। तभी केटी उसके ऊपर अटैक कर देती है और उनके दरवाजे को अपनी पावर से बंद कर देती है। तभी केटी कार्मेन की क्रॉस वाली माला को कार्मेन की गर्दन में लपेटकर उसे हवा में उठाती है और तभी फूंक मार के वो कार्मेन को खिड़की से फेंक देती है और उसी पर चार्ली वहाँ आता है और कार्मेन चार्ली की कार पर आकर गिरती है। आवाज सुनकर लेरिसा केटी के रूम में जाती है और उसके हाथ लगाए बगैर दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो देखती है कि केटी आराम से बेड पर सो रही है। उस वक्त कार्मेन की बॉडी को केवटिस खाने लगते हैं। ये सब देखकर मोड हंस रही थी क्योंकि वो केटी के बस में थी। अपनी मॉम को मरते हुए देखकर लेरिसा पूरी तरह से टूट गई थी। दूसरी तरफ जैकी उस केटी वाली टेप को देखकर शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो लैला के पास जाती है जिसे उन्होंने कस्टडी में ले लिया था।
उस टेप के अंदर जो हो रहा था, जेकी उस बारे में लैला से पूछताछ करती है, लेकिन तभी लैला अपनी जीभ दिखाती है जो कटी हुई होती है और ये काम उसकी माँ ने किया था। लैला कैसे तैसे करके बोलती है और जेकी से बताती है कि उसने एक बार सच बताने की कोशिश की थी तो उसकी माँ ने उसकी जीभ काट दी ताकि वो किसी को सच ना बताए। लैला की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि वेले में बाढ़ आने वाली थी, जिस वजह से मजिशियन के दोनों बेटे ताबूत को प्लेन में रख के कहीं और लेकर जा रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश होने की वजह से वो दोनों मारे गए। लैला से बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए लैला जेकी को लिखकर बताती है कि उसकी माँ ने केटी के साथ क्या किया, जो पढ़ के केटी चौंक जाती है। दूसरी तरफ कार्मेन का फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ पर मॉड पोजेशन में अपने एक एक दांतों को उखाड़ देती है और ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी जहाँ पर फ्लोर गल रहा था और वो फ्लोर केटी का कमरा था और मॉड मुंह में भरे खून को खाने में थूकती है। इस खाने को कार्मेन की फ्रेंड्स खा रही थी। चार्ली ने केटी को रूम में बंद कर रखा था। तभी सेबेस्टियन चार्ली के पास आता है और उसे कहता है कि उसे मॉम बुला रही है। चार्ली के जाने के बाद सेबेस्टियन केटी के रूम के बाहर बैठकर उसका ध्यान रख रहा था। लेरिसा को केटी से डर लग रहा था, इसलिए अब वो चार्ली से केटी को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। उसी वक्त हम सेबेस्टियन को देखते हैं। तभी केटी सेबेस्टियन से उल्टी सीधी बातें करती है। नानी के साथ जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार वो है, क्योंकि बचपन में उसने उसकी डॉल को छत से फेंका था, इसलिए उसने भी ऐसा किया और नानी को छत से फेंक दिया। ये सब बातें सेबेस्टियन पर अफेक्ट करती है। उसी वक्त केटी के रूम के अंदर जो फर्श था, जो उस चिपचिपे पदार्थ से गल रहा था, उसे तोड़कर केटी नीचे आती है और उसे देखकर मोड़ खुश होती है और तभी वो अपनी नानी की बॉडी के पास आती है और उसके मुंह से उसके नकली दांत निकालकर पहन लेती है और एक आदमी पर अटैक करके उसे कान काट लेती है। चार्ली और लेरिसा उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी केटी सीलिंग पर क्रोल करती हुई कार्बन के कॉफिन में कूदकर उसे खाने लगती है। लेरिसा उसे रोकती है और कॉफिन नीचे गिर जाता है, जिस वजह से कार्बन की बॉडी के अंदर जो फ्लड होता है, जो सर्ज को सड़ने से बचाने के लिए बॉडी में डालते हैं, उसे केटी पीती है। ये सब देखकर गेस्ट को डिस्कस्टिंग लगता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं और कार्मेन का फ्यूनरल भी नहीं होता है। अब वो लोग केटी को एक चेयर से बांध देते हैं। केटी अजीब से हरकतें करती है और आवाज निकालती है और चेयर को हवा में उठाती है और जमीन पर स्लैम करती है। उसी वक्त हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो केटी के पोजेशन में आकर अपने सर को बेड पर मारता रहता है। उसी में जाके चार्ली के घर आती है और वो अपने साथ केटी वाली टेप भी लाई थी ताकि वो उन्हें दिखा सके कि केटी के साथ क्या हुआ था। जैकी टेप को प्ले करती है और मैजिशियन की लैंग्वेज उन्हें समझ नहीं आती है, जिसे जैकी ट्रांसलेट करती है। मैजिशियन बताती है कि ये उसकी फैमिली का एक एंशिएंट सीक्रेट है कि वो नस्मरेनियन डीमन को बाइंड करके रखते हैं और इस डीमन को कंट्रोल करने के लिए मम्मीफिकेशन रिचुअल होता है और आज उनका 82nd मम्मीफिकेशन रिचुअल था जो वो केटी पर करने वाले थे नस्मरेन को कंट्रोल करने के लिए। नस्मरेनियन को कंट्रोल करने के लिए स्क्रिप्चर वाली बैंडेज को लिविंग स्किन पर लपेटी जाती है और अगर ये स्क्रिप्चर हटाते हैं तो वो डीमन पावरफुल हो जाता है। मतलब ये स्क्रिप्चर बैंडेज नस्मरेनियन डीमन को केंद्र रखना और उसकी पावर को कंट्रोल करने में काम आता है, क्योंकि वो डीमन खत्म नहीं हो सकता, इसलिए डीमन को लाइव ह्यूमन होस्ट में रखा जाता है। और जब एक ह्यूमन होस्ट नेचुरली अपनी उम्र यानी बुढ़ापे पर आकर खत्म होने वाला होता है तो नस्मरेनियन को दूसरे होस्ट में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए वो केटी को अगला होस्ट बनाने वाले थे, क्योंकि वो बच्ची थी और उसकी बॉडी को नेचुरली ओल्ड होने के लिए आराम से 60-70 साल थे, रिचुअल करके अगले होस्ट के अंदर नस्मरेनियन को डालने के लिए। मजिशियन एक एंशिएंट कल्ट का हिस्सा थी और उनका काम था नस्मरेनियन को होस्ट देकर उसे कंट्रोल करके हमेशा ताबूत में बंद रखना और उन्हें होस्ट के लिए कोई भी बॉडी चलेगी, लेकिन जितना छोटा बच्चा हो उतना अच्छा है ताकि शरीर लंबा चले और उनको बार बार रिचुअल करना ना पड़े। और ये रिकॉर्डिंग मजिशियन अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रही थी ताकि वो देख सके कि कैसे रिचुअल करके नस्मरेनियन को एक होस्ट की बॉडी में डाला जाता है। उस टेप में हम उस रिचुअल को भी होते हुए देखते हैं और वहाँ पर हम केटी को भी देखते हैं जो अपनी मॉम डैड के पास जाने के लिए रो रही थी। तभी वो सब लकड़ी के बने मास्क को पहनते हैं और केटी को उस पुराने होस्ट के ऊपर लटकाया जाता है। वो सब मिलकर रिचुअल स्टार्ट करते हैं और तभी मजिशियन चैंटिंग करती है, जिस वजह से पुराना होस्ट केटी के मुंह में ब्लैक कलर की उल्टी करता है, जिसका मतलब था कि अब वो नस्मरेनियन डीमन केटी के शरीर में ट्रांसफर हो चुका है और वो केटी के शरीर पर स्किन के साथ प्रोटेक्शन स्क्रिप्चर लपेटते हैं और उसे ताबूत में रखकर उसे बंद कर देते हैं। केटी के साथ क्या हुआ था ये जानने के बाद चार्ली और लेरिसा सदमे में आ जाते हैं और चार्ली तो शॉक स्टेट में था। इसी बीच केटी सेबेस्टियन को हिप्नोटाइज करके वेन के जरिए अपने रूम में बुलाती है और उसकी हेल्प से केटी अपने शरीर के सारे स्क्रिप्चर को हटाने लगती है, जिससे डीमन पावरफुल हो जाएगा। और ऐसे ही होता है, जो डीमन केटी के अंदर होता है वो स्क्रिप्चर हटने के बाद पावरफुल हो जाता है। तभी लेरिसा केटी के कमरे में आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है जो नहीं खुलता है। जैकी भी उसकी हेल्प करती है। तभी घर के चारों तरफ हम तूफान को आते हुए देखते हैं और ये नस्मरेनियन डीमन की वजह से था। अब केटी के अंदर जो डीमन था वो पावरफुल हो चुका था। उसी वक्त उस डीमन के कंट्रोल में आकर कार्मेन की बॉडी कॉफिन से बाहर निकलती है और चार्ली से उल्टी सीधी बातें करती है कि क्या वो उसे टेस्ट करना चाहता है। तभी चार्ली लेरिसा की आवाज सुनकर उसके पास जाता है और उसी वक्त केटी के रूम का दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि केटी के अंदर जो डीमन था वो अब पूरी तरह से पावरफुल हो चुका था। और उसी वक्त वो डीमन चार्ली के ऊपर अटैक करता है और उसके मांस को काट कर खाने लगता है। लेरिसा और जैकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन जैकी और लेरिसा को दूर फेंकता है और सीढ़ी से गिरने की वजह से जैकी बेहोश हो जाती है।
तभी लेसा केटी को इंजेक्शन लगाने की सोचती है, लेकिन तभी उस डीमन के असर में आकर सेबेस्टियन अपनी माँ के ऊपर अटैक करता है। लेसा उसे बचने के लिए वॉल के वैन में जाती है। सेबेस्टियन भी उसके पीछे जाता है और चारों तरफ से ढूंढता है। तभी लेसा इंजेक्शन से सेबेस्टियन को बेहोश कर देती है। उसी में जैकी को होश आता है और वो अपने सामने डेड कर्मन को देखती है, जो डीमन के कंट्रोल में थी। वो जैकी के ऊपर अटैक करती है और अपने मुंह से बिच्छू निकालकर जैकी के मुंह में डालती है। जैकी कर्मन को लात मारकर सीढ़ी में उसका मुंह फंसा देती है। वो बिच्छू जैकी के गले में छेद करता हुआ बाहर निकलता है। तभी जैकी अपने हलक में हाथ निकालकर बिच्छू को बाहर निकालती है। केटी चार्ली को खूब पीटती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। तभी चार्ली उसे दूर फेंकता है। वो डीमन केटी की आवाज में रोता है, जिसके बाद वो डेमोनिक आवाज में चार्ली से कहता है कि वो केटी को कभी वापस नहीं पा सकेगा और अब वो उसका डैडी है। और ये कहकर वो डीमन फिर से चार्ली पर अटैक करने जाता है। तभी चार्ली जैकी को लेकर कमरे में जाता है और उसे पूछता है कि क्या उसे रिचुअल का चैंटिंग याद है जो मैजिशियन रिचुअल के दौरान बोल रही थी, जिस पर जैकी हाँ में सर हिलाती है। वो डीमन चार्ली पर अटैक करता है। तभी चार्ली उसे पकड़ लेता है। तभी जैकी डीमन को ट्रांसफर करने वाला रिचुअल स्टार्ट करती है। गले में छेद होने की वजह से जैकी को बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो अपने गले के अंदर 2 उंगली डालकर होल को दबाकर रिचुअल वाला चैंटिंग शुरू करती है। तभी लरीसा भी वहाँ आती है और चार्ली उसकी तरफ देखकर उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला था। तभी नर्स मरेलियन डीमन केटी के शरीर से निकलकर चार्ली के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है और केटी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और वो अपने मॉम और डैड को बुलाती है। केटी को फिर से नॉर्मल देखकर लेरिसा खुश थी और सेबेस्टियन और मॉड भी अब ठीक हो चुके थे। अगले सीन में हम बेसमेंट में चार्ली को कॉफी में बंद देखते हैं, जहाँ पर हम रिकवर केटी को भी देखते हैं, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तभी चार्ली मोर्स कोड के जरिए कहता है कि वो उन सबसे प्यार करता है। केटी भी मोर्स कोड के जरिए कहती है कि वो सभी उससे प्यार करते हैं। उसके बाद हम केटी को सेबेस्टियन और मॉड के साथ खेलता हुआ देखते हैं। तीनों भाई बहन एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। तभी लेरिसा जैकी को कॉल करके कहती है कि उसे चार्ली के बारे में उससे बात करनी है। उसके बाद कायरो में हम जेल के अंदर मैजिशियन को देखते हैं जो जिंदा थी। तभी एक नर्स वहाँ आती है जो रोज वहाँ पर आती थी, लेकिन आज नर्स बनकर लेरिसा आई थी, जो मैजिशियन को सेडेटिव का इंजेक्शन लगाती है ताकि वो कुछ ना कर पाए। तभी जैकी पजेस चार्ली को व्हीलचेयर में बैठाकर वहाँ लाती है और मैजिशियन से कहती है कि उसे याद होगा कि अब क्या होने वाला है। तभी हम पजेस चार्ली को देखते हैं। उसी में जैकी सेल का दरवाजा बंद करती है और रिचुअल के चैंटिंग शुरू करती है और जैकी रिचुअल करके चार्ली के अंदर से नर्स मरीना को निकालकर मैजिशियन के अंदर ट्रांसफर करती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।